वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करो शिप्रा जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस, आप तो सारी दुनिया को जानते हो तो आपको इंट्रोड्यूस क्या करें, लेकिन आप शुरू करो। तिवारी जी भी आ गए। आपको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? शिप्रा जी आप शुरू कर सकते हो। मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है, अगर आप भेजोगे मेरे को, मैं शेयर कर दूंगी, आप खुद ही शेयर कर लो। जो मेरा मैं कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नहीं अभी, हाँ अभी अब आ गया। तो प्रेजेंटेशन जो मैंने एक्चुअली बनाया है, ये एक्चुअली इंग्लिश में है, बट मैं ट्राई करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बोल सकूं, दैट सबको इजी। और अगर कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिना झिझक के पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा जो टॉपिक जो जिसपे मेरा डिस्कशन आपसे है वो है टाइप्स ऑफ लीगल जॉब्स। तो पहले भी मैंने सेशन लिया था कुछ टाइम पहले, उस टाइम पे मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि लॉ के कितने फील्ड्स होते हैं और किस तरह से एग्जामिनेशन क्या, क्लैट का क्या पैटर्न है, सिम्बायोसिस का क्या पैटर्न है, वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी पहले भी। तो आफ्टर आपका 5 साल खत्म हो जाता है या उसके बाद आपका 3 साल का अगर आप लॉ कर रहे हैं, दोनों में से जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो सारा डिस्कशन आई विल बी डूइंग इन इस आज के डिस्कशन में। अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे बताइएगा। तो जितना भी, क्योंकि मैं एज यू कैन सी मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और एट द सेम टाइम मैं पीएचडी खुद कर रही हूँ, तो मेरा ऑन अ डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। तो उनको अपडेट करने के लिए हम लोग खुद उस तरह से पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम जैसे जब मैं भी कॉलेज में थी, हमारे लिए मैंडेटरी था कि हम हर सेमेस्टर खत्म होने के बाद एक इंटर्नशिप करें। वो इंटर्नशिप हम कहाँ कर रहे हैं या किसके अंडर कर रहे हैं, इसके लिए कॉलेज का वैसा कोई रोक टोक नहीं था। ये था कि हाँ आपको इंटर्नशिप करनी है, लॉ रिलेटेड है। और उन 5 सालों में जो मैंने बी एल एल बी किया है, उन 5 सालों में मैंने अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप की है और फाइनली मुझे समझ आया कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो वही सेम आइडिया है इंटर्नशिप करने का लॉ में। और आप किसी भी लॉ स्कूल में जाएंगे जहाँ पे रेगुलराइज्ड है पढ़ाई और उसको लेकर के कंप्लीटली एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया हुआ है सारे कोर्सेज को, वहां पे हर जगह पे एटलीस्ट अगर 2 नहीं तो 1 सेमेस्टर में मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप का पर्पस ही यही है कि लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो लॉ स्टूडेंट्स को इसका आइडिया मिले कि आगे चल के हमें क्या करना। तो ओवर द स्पैन 2013 में मैंने पढ़ाई शुरू की थी और अभी मुझे 10 साल हो गए, पूरे 10 साल हो गए, अभी 11 साल जैसे मेरा इस फील्ड में शुरू हुआ है। तो इस पूरे टेन्योर में मुझे इतना समझ आया कि मेरे लिए कि मैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन सब में से 12 ऐसे जॉब्स हैं जो ओवरऑल इंडिया में अभी एट द मोमेंट आप जा सकते हो लॉ की पढ़ाई के बाद। इसमें से सबसे पहला और सबसे इजी और सबसे नोन चीज जो है वो है एडवोकेट।
सिस्टम है एडवोकेसी का, जो मोर और लेस लगभग 90%, 80 से 90% बच्चे जो है अपना लॉ स्कूल का पढ़ाई खत्म करने के बाद एडवोकेसी में पहले जाते हैं। उसके बाद भले आगे जाकर के उनका फील्ड डाइवर्स हो जाए, उनका फील्ड और बढ़े, या किस एक ही जगह पे प्रैक्टिस करे या चेंज करे या जज का एग्जाम दे, जो भी है वो बाद में होता है। बट पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला ऑप्शन जो या पहला इंटर्नशिप जो कोई भी स्टूडेंट अपने लॉ करियर में करता है वो होता है एडवोकेट के अंडर। तो that is what I have written also. Advocacy is one of the career options after LLB students. Choosing this path can practice in courts. So simply put, हमारे कंट्री में थ्री टीयर जुडिशियल सिस्टम, मतलब 3 अलग अलग दर्जे के जुडिशरी है। एक होता है लोअर जुडिशरी, जो हो गया जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को आप देखते हो। दूसरा होता है हाई कोर्ट, और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडवोकेट्स का भी अलग अलग लेवल होता है प्रैक्टिस करने। 2014 में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि लाइसेंस देता है सारे एडवोकेट्स को, या बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या स्टेट बार एसोसिएशन को वैलिडिटी देता है, उन्होंने एक कॉमन एग्जाम शुरू किया था, उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बोलते हैं, AIBE। हर साल एक बार हर स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करा। इसका पर्पस ये है कि पहले क्या था, जैसे 28 राज्य अभी है हमारे, इन 28 राज्यों में 28, अगर आपको इन सब जगह पे प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप हर एक जगह का अलग अलग लाइसेंस लेंगे। और माइंड यू, एक लाइसेंस का खर्चा कम से कम 10,000 से 14,000 के बीच में आता है। तो 28 राज्य का लाइसेंस लेना बहुत ही महंगा है। तो उन सब प्रैक्टिस को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जाम शुरू किया। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक लाइसेंस आता है, जो आपको ये पूरा हक देता है कि आप इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करके यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। और ये एडवाइजेबल होता है किसी भी फर्स्ट टाइम लॉयर को या फर्स्ट टाइम स्टूडेंट इंटर्न को, कि आप पहले किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम सीखिए, देखिए, समझिए कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि जो चीज आप किताब में पढ़ते हैं वही चीज एग्जैक्टली कोर्ट में देखने को नहीं मिलती। एक तरीका होता है प्रैक्टिस का, एक तरीका होता है जो चाहे आप सिविल कोर्ट में जाइए, क्रिमिनल कोर्ट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाइए, कॉर्पोरेट साइड में जाइए, हर जगह का अपना एक प्रोसीजर होता है। इंडिया में 2 प्रोसीजर है, एक सिविल प्रोसीजर, एक क्रिमिनल प्रोसीजर। इन दोनों में से जिधर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। तो जो आप किताब में पढ़ रहे हैं वही सेम चीज वहां है कि नहीं है। लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का तरीका या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे एक स्टूडेंट शुरू करता है, जिसको मैंने एवरेज एनुअल सैलरी यहाँ पे मेंशन की है, ये एक स्टूडेंट जब शुरू करता है उस वक्त के स्टार्टिंग का ये सैलरी की बात है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी एनुअल सैलरी है वो 5 से 10 लाख के रेंज में आती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे ही आपका लाइसेंसिएट एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर आप आगे चल के कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। पहला जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो होता है एडवोकेट का। फिर दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी जो आता है वो है गवर्नमेंट सर्विस। इसमें जैसे मैंने गवर्नमेंट सर्विसेज में 2 तरीके से इसको डिवाइड किया है। एक तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और एक होता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर है, और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है। इन दोनों में गवर्नमेंट जो है वो टाइम एंड अगेन वैकेंसी निकालती है अलग अलग पोस्ट पे। इंडियन लीगल सर्विसेज में आप इसी के थ्रू एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जामिनेशन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, और चाहे आप लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एग्जाम में बैठिए या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के एग्जाम में बैठिए,
आपका जो रोल होता है वो काउंसिल का होता है। सर्विसेज जो आप एंटर कर सकते हैं वो होता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी कराती है एग्जामिनेशन, और या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, या मेजरली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं लॉ सर्विसेज के लिए, वो होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ये जो एग्जामिनेशन है ये हाईकोर्ट के देखरेख में होता है। इससे एपीपी या पीपी जिसको बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। इनका एक फिक्स सैलरी होता है और इनको बाकी सारे वो पर्क्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। सो आप गवर्नमेंट के परमानेंट स्टैंडिंग काउंसिल जिसको बोलते हैं, परमानेंट लॉयर होते हैं आप कोर्ट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो लोअर कोर्ट्स में होते हैं। सब्सिक्वेंटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1, 2, 3 वो जो होता है वो रैंक के हिसाब से आप हाई कोर्ट में भी जाके रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी जनरली लोअर कोर्ट्स में होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट का स्टैंडिंग लॉयर होता है, हाई कोर्ट में उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो वो अलग अलग लोग होते हैं। इसके अलावा लॉ के थ्रू जो मिलिट्री है हमारी, जो तीनों फोर्सेस हैं, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स हो गई आपकी, इंडियन आर्मी हो गई आपकी और इंडियन नेवी हो गई आपकी, ये तीनों भी हर साल वैकेंसी निकालते हैं जेईजी, जैग के लिए। जैग मतलब जज एडवोकेट जनरल। इसमें भी एग्जामिनेशन होता है जो कि एसएसबी के फॉर्म में होता है, जो कि बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए भी होता है उसी तरह से। सीडीएस का एग्जाम अलग होता है, बट जैग का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ डायरेक्टली एसएसबी होता है। जैसे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आपने अपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद वो आपको एसएसबी के लिए बुलाएंगे, जो कि अलग अलग स्टेजेस में होता है। एसएसबी का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप फिर जज एडवोकेट जनरल बन जाते हैं, इन तीनों में से जिस भी फोर्सेस में आपने अप्लाई किया उसमें। यहाँ पे पर्क क्या है कि आप डायरेक्टली मिलिट्री के अंडर काम कर रहे हैं और स्टार्टिंग जो आपकी रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की, वहां से आप शुरू करते हैं और ये जनरली डेस्क जॉब ही होता है। बट जो बाकी पर्क्स आपके बाकी ऑफिसर्स की होती है, सिमिलरली जैग के ऑफिसर्स की भी सेम पर्क्स होते हैं। आप जानते होंगे कि जो बाकी लॉज हैं इंडिया में वो कंप्लीटली आर्मी ऑफिसर्स या एयरफोर्स ऑफिसर्स या नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लागू नहीं होते। कुछ चेंजेस हैं, इनके अपने अपने लेजिस्लेशंस हैं, तो वो चेंजेस और वो लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है जब ट्रेनिंग होती है। तो जैग का एक अलग एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप इन तीनों में से किसी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गए आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें एनुअल सैलरी जो पैकेज आता है वो 14 लाख के लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा हम 2-3 लाख का लेके चलते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, आप आपका पोजीशन क्या है, आप कैसे रैंक में राइज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पोजीशन, आपकी सैलरी भी फ्लक्चुएट करती है। तीसरा है, जैसे अभी हमने गवर्नमेंट सर्विसेज की बात की, तो तीसरा हो गया जब हम प्राइवेट कंपनीज या कॉर्पोरेट फर्म्स या बैंक्स, इंक्लूडिंग जो पब्लिक बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में भी एक पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं लीगल एडवाइजर। यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं आपने किसी बैंक को ज्वाइन किया, लेट्स से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो उनका ओपनिंग था, आपने लीगल एडवाइजर के तौर पे आपने उनकी ओपनिंग के लिए फॉर्म भरा, आप क्वालिफाई कर गए, अब आप लीगल एडवाइजर बन गए एसबीआई में या किसी प्राइवेट बैंक में जैसे आईसीआईसीआई में आप लीगल एडवाइजर बन गए। आपका काम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है यहाँ पे। जिस तरह के फर्म में, जिस तरह की कंपनी में, जिस तरह के बैंक में आप काम कर रहे हैं ना, आपका सिर्फ और सिर्फ उसी लॉ से डील करना है। जैसे अगर आप बैंक में काम करें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप काम करें लीगल एडवाइजर के पोस्ट पे, तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, सारफेसी, फेरा, फेमा, ये सब टाइप के जो अलग अलग लॉज हैं जो बैंक्स से डील करते हैं, उन पे आप जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उस बैंक का आप करते हो। उसी तरह से कंपनीज के केस में भी अगर होता है तो मेजरली कंपनीज एक्ट को हम कंसिडर करते हैं।
तो ये लीगल जो एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्टीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में चल रहे हो और आप उस जगह पे एक्सपीरियंस माने जाते हैं, तो इसीलिए लीगल एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है और यही उसी के थ्रू आपको अपॉइंट भी करते हैं। जनरली जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो काफी कम होती है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स दैट आल्सो डिपेंड्स कि आपने ज्वाइनिंग कहाँ पे की। अगर जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने आईसीआईसीआई बैंक में की है, तो मेरी एक फ्रेंड कम कॉलीग थी कॉलेज में, उसको बैंकिंग सेक्टर में शी गॉट अ जॉब, एंड उस जॉब में आगे चल करके जब उसको हायर किया था तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 8.5-9 लाख के लगभग एनुअली, बट अब 2 साल वहां काम करने के बाद उन्होंने इंक्रीमेंट दिया लगभग 20 लाख के अराउंड। तो प्राइवेट कंपनीज या कॉर्पोरेट फर्म्स में पैसे बहुत मिलते हैं, एक्सपर्टीज क्योंकि आपकी पूरी एक्सप्लॉइट होती है, आप वहां पे अपना लीगल एडवाइजर की पोजीशन पे जो आप अपना हेल्प करते हो लोगों को, जो एडवाइजेस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो होता है जो आप एडवाइजर के पोस्ट के थ्रू करते हो। जनरली जो एडवाइजर्स होते हैं उनको इन हाउस काउंसिल बोलते हैं, ये कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, मतलब जैसे एडवोकेट कोर्ट में जाकर के आर्ग्यू कर सकते हैं, वैसे लीगल एडवाइजर्स कोर्ट में जाकर के आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप लॉ फर्म ज्वाइन करते हो तब आपके पास ये चांस होता है कि आप कोर्ट में जाकर के आप केस के लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते। प्राइवेट कंपनीज में अगर आप लीगल एडवाइजर हैं या इन हाउस काउंसिल हैं तो आप कोर्ट में जाकर के आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। चौथा ऑप्शन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ऑप्ट भी करते हैं, वो है जुडिशरी का। इसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर से, जैसे आपको क्या होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन हाई कोर्ट के देखरेख में जुडिशियल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। हर स्टेट अपना अपना जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कंट्री का एज अ होल सिंगल जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं होता। यहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप सबसे लोएस्ट पोस्ट से शुरुआत करते हैं। मैजिस्ट्रेट यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है, सब जज यानी सिविल कोर्ट में सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है, और मुंसिफ अगेन सिविल कोर्ट में ही दूसरा पोजीशन होता है जिसको मुंसिफ का बोलते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं हाई कोर्ट के सुपरविजन में। अब आप यहां से जैसे आप जज बनेंगे या मैजिस्ट्रेट बनेंगे तो ग्रेजुअली आप यू विल क्लाइंब द लैडर, फिर आप मान लेते जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनिएगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद आप एडिशनल सेशंस जज बनिएगा, या उसके बाद फिर आप सेशंस जज बनिएगा, फिर आप हाई कोर्ट में जाइएगा। तो ये होता है रैंकिंग, ये पोजीशन है, और ऐसे ही प्रमोशन होता है लोअर कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब आप जज बनते हैं, कुछ साल आप वहां रहते हैं, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होता है। तो ये एलिवेशन के थ्रू बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बाकी एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट्स में होते हैं जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती हैं। फिर है टीचिंग, जो मैं खुद कर रही हूँ। इसमें क्या है कि टीचिंग में यूजीसी का जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा क्वालिफिकेशन ज्यादा है। आप बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी करने के बाद या सिर्फ एलएलबी करने के बाद टीचिंग में नहीं जा सकते, आपको एलएलएम यानी मास्टर्स करना ही पड़ेगा। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में जो यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते टीचिंग लाइन में या एकेडमिक्स में, क्योंकि आपको मास्टर्स करना मैंडेटरी है। और अब यूजीसी थोड़ा और स्ट्रिक्ट भी हो गया है कि आपको एक एग्जामिनेशन होता है यूजीसी का NET नेट करके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। आप अपने नाम के नीचे जो डेजिग्नेशन, जैसे आपने मेरा नाम के नीचे डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो डेजिग्नेशन यूजीसी देती है और उसके लिए आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3। 3 सबसे, एज यू कैन अंडरस्टैंड, सबसे लोएस्ट ग्रेड है, फिर वहां से आप
2 पे जाएंगे, फिर 1 और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और फिर फाइनली प्रोफेसर। इसमें भी एलिवेशन होती है, बट टीचिंग में जाने के लिए आपको LLM करना मैंडेटरी है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, और कहीं कहीं पे कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एक्सेप्शन है, और फिलहाल के लिए लॉ में भी एक्सेप्शन है कि अगर आपने नेट फॉर एग्जाम्पल नहीं क्वालिफाई किया लेकिन आप PhD कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज हायर कर सकती हैं, पर वो डिस्क्रिशन। लेकिन अगर जैसे नेट क्वालिफाई किया, PhD नहीं कर रहे, बाद में एनरोल करेंगे, तो भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी सरकार रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, तो PhD करना भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपका 3 डिग्री हो गया, जैसे BA LLB, LLM और फिर PhD आप पढ़ाते पढ़ाते भी कर सकते हैं, पढ़ाने के बाद भी करने के बाद भी पढ़ा सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास है। स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली 6 से 7 लाख रुपए के बीच में एनुअली होती है, जो कि डिपेंडिंग आप जैसे जैसे एलिवेट होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपका सैलरी भी इंक्रीज करेगा। लीगल आउटसोर्सिंग जो 6th ऑप्शन है, ये बहुत ही नया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक तरह से आउटसोर्सिंग इंडिया में होती है rather than इंडिया आउटसोर्स करे। So legal outsourcing refers to the practice of a law firm that acquires legal services from an exterior firm. जैसे आपने सुना होगा सर्विसेज सेक्टर में बैंगलोर बहुत बड़ा हब था, एक तरह से बैक मार्केट, जो कस्टमर केयर वाला मार्केट बैंगलोर में एक टाइम पे था सॉफ्टवेयर के केसेस में। सिमिलरली लॉ में भी वही चीज है। जैसे कोई लॉ फर्म को अपना कोई बेसिक लीगल सर्विसेज करवाना है या रिसर्च कराना है, या मान लेते हैं जैसे US का कोई लॉ फर्म है, उसको इंडिया के लॉज के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहिए क्योंकि उनका कोई एक केस है जो इंडिया के लॉ से डील करता है। तो उस केस में जो लीगल आउटसोर्सिंग फर्म्स होते हैं, यहाँ पे जो रिसर्चर्स या जो लोग बैठे होते हैं, वो ये सारा रिसर्च करके उस पर्टिकुलर फर्म को प्रोवाइड करते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग भी नई चीज है, ये अभी डेवलपिंग फील्ड में है, सो ये भी अभी फिलहाल एक ऑप्शन है। ऑल्दो लीगल आउटसोर्सिंग, टू बी ऑनेस्ट, इसमें पैसे थोड़े कम हैं, उतने ज्यादा आप जैसे एज अ लीगल एडवाइजर जितना आप कमा सकते हो उतना आउटसोर्सिंग में नहीं कमा सकते, बट यहाँ से आपके पास धीरे धीरे बढ़ने के भी चांसेस थोड़े हैं, क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ से कनेक्शंस बना सकते हो तो आप बाहर के जो फर्म आपकी क्लाइंट है, आप उनके साथ डायरेक्टली भी डील कर सकते हो। तो आप अगर उनके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो तो आप बाहर जाकर के उनके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अक्वायरिंग, आपने जब लाइसेंस अक्वायर कर लिया उसके बाद, तो ये एक और ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्राइवेट कंपनीज का। सो प्राइवेट कंपनीज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, वो है कि जब आप प्राइवेट फर्म्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत जगह पे जैसे LLB को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ LLB की पढ़ाई के साथ साथ CA या CS का भी एग्जाम दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम क्लियर कर लिया उन 5 सालों में, या LLB करने के बाद आपने MBA किया है या कोई और मास्टर्स किया है, जैसे MBA, CA, CS, ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उनके साथ अगर आप ये करते हो तो ये बहुत ही वेल पेड जॉब है। मतलब अगर ये LLB के साथ इनमें से कोई और डिग्री आप करते हो तो ये गारंटी है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो कम से कम 9 से 10 लाख या 12 लाख के लगभग होगी। ये स्टार्टिंग जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिलता है, कभी कभी और ज्यादा भी मिलता है, अब डिपेंड करता है कि आपने LLB के साथ और कौन सी ऑप्शंस और कौन सा दूसरा डिग्री किया हुआ है। तो प्राइवेट कंपनीज ऐसे टाइप के लोगों को हायर इसलिए करती है क्योंकि उनका 2 पर्पस फुलफिल हो रहा है। एक तो क्योंकि आपने LLB किया है तो आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो, और दूसरा आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हो। तो इसीलिए आपके पास अगर डुअल डिग्री है तो आप डुअल पोस्ट एक कंपनी में हैंडल कर सकते हो, और उस डुअल पोस्ट होने के वजह से आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो और एक्सपैंड हो जाते हैं, और आपका जो सैलरी है और आपका जो इनकम है, जो स्कोप है, वो भी बड़ा हो जाता है। तो this is also a very good opportunity if you want to make money out of your business. Next again is an
हायर एजुकेशन अगर आप सैटिस्फाइड नहीं कि हाँ सिर्फ मुझे अंडर ग्रेजुएट नहीं करना, मुझे आगे चल के और पढ़ाई करनी है, तो आप LLM और PhD भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एकेडमिक्स के अलावा आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, जैसे विधि लीगल करके एक थिंक टैंक है, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर किया था उनके एडवाइसेस के लिए, जब ये 3 नए क्रिमिनल लॉज आए। तो इस तरह के थिंक टैंक्स के साथ आप एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन अपनी पूरी की हुई है। अलग अलग फील्ड ऑफ लॉ में LLM करने का अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग कॉलेजेस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, लेबर, साइबर, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यू हैं। IPR हो गया, ADR लॉज। तो इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए कि जो आपको ज्यादा फायदेमंद लग रहा है आपके लिए, कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ में मैं आगे चल के एक काम करना चाहता है या ये काम करना चाहती हूँ, तो आप उस तरह से अपने LLM के कोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं और आगे चल के दोनों में से किसी, या तो एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च में। और हाँ, जुडिशरी में भी इसका एक फायदा है, जैसे अगर आपने LLB करने के बाद LLM किया है और फिर आप जुडिशरी का एग्जाम दे के क्लियर करते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपके बाकी के कॉलीग से ज्यादा होगी, क्योंकि आपने एक डिग्री एक्स्ट्रा पढ़ाई की। तो वहां पे भी हायर एजुकेशन का फायदा है। कोई भी जॉब में जहां आप जाएंगे, जहां पे आपके बाकी जो भी कॉलीग्स होंगे उन्होंने सिर्फ BA LLB या BBA LLB किया, LLM नहीं किया, पर आपने LLM किया, तो भले आपका पोजीशन सेम हो पर आपकी सैलरी हमेशा ज्यादा होगी उनसे, क्योंकि आप जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जो अपना एक्सपर्टीज दे सकते हैं, वो लोग नहीं दे सकते। क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो होती है वो एक जनरल पढ़ाई होती है, उसमें आप सारे लॉ को पढ़ते हो। लेकिन LLM की पढ़ाई जो होती है वो स्पेशलाइज्ड पढ़ाई होती है, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। मैंने जैसे LLM किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, और अभी जब मैं PhD कर रही हूँ वो है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में। तो जब मैंने LLM किया तो मेरे लिए एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, और वहीं दूसरे हाथ पे जब मैं अभी PhD कर रही हूँ तो मेरे पास इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ का एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। अब मेरे पास 2 स्पेशलाइजेशन। तो अगर मैं किसी जगह पे किसी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल जाती हूँ, ऐसा कि हालांकि ऐसा कोई मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी जगह पे जाती हूँ जो इन दोनों में से किसी एक फील्ड से डील करते हैं, तो बाकी BA LLB या BBA LLB वाले जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा मेरी सैलरी भी होगी, उनसे बेटर मेरा पोजीशन भी होगा। तो हायर एजुकेशन विल हेल्प यू इन दैट सेंस। फिर दिस इज समथिंग जो इधर 7-8 साल में ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो थोड़ा डेवलप हुआ है। जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, या ऐसे आप जैसे बहुत लोग बहुत कुछ अलग अलग चीजें लिखते हैं। लीगल रिपोर्ट्स अगर आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके कॉलेजेस में, जजमेंट राइटिंग हो गया या लीगल रिपोर्ट राइटिंग हो गया, तो आप लॉ बुक्स या रिपोर्ट्स या जर्नल्स आप लिख सकते हैं। जैसे ईस्टर्न बुक कंपनी है, वो टाइम एंड अगेन इस तरह के लोगों को खोजती है जो कि लिख सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं, या जैसे रेफरेंसिंग का टूल जो होता है, जैसे साइटेशन हो गया, फुटनोट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गई, ये सारी चीजें जो लोग कर सकते हैं या समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, तो फिर आप इस तरह इसको भी एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। दिस ऑल्सो पेज यू गुड इनफ ऑफ मनी, अच्छे पैसे मिलेंगे, और आप अपने मन का एक पीस ऑफ आर्टिकल हमेशा पब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर एवेन्यू। फिर होता है लीगल एनालिस्ट का। नाउ आप लॉ फर्म्स जान करके एनालिसिस, जो काफी सीनियर लॉयर्स होते हैं उनके पास कंपैरेटिवली टाइम कम होता है कि वो हर एक चीज को एनालाइज कर सके या हर एक चीज को ड्राफ्ट कर सके, हर एक डॉक्यूमेंट को खुद से कर सके। तो इस टाइम की कमी के वजह से लीगल एनालिस्ट को हायर किया जाता है, जो एक इन डेप्थ केस स्टडी कर सके, एट द सेम टाइम वो ड्राफ्ट कर सके डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को। सो दिस इज अनदर एवेन्यू जहाँ पे मेहनत उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन अर्निंग पोटेंशियल काफी है, और यहाँ से आप एनालिटिकल ब्रेन जब आप गेन कीजिएगा तो आगे चल के भी आपको खुद अगर प्रोफेशन में जाकर के प्रैक्टिस करना है तो आपको क्लाइंट बेस जो है या
आपका जो फ्यूचर करियर ग्रोथ होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी बढ़िया माना जाता है। देन कम्स लीगल रिसर्चर। जनरली लीगल रिसर्चर का जो जॉब होता है वो किसी जज के अंडर होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जजेस अपने जो जजमेंट्स को हैं वो खुद से लिखते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जजेस की जो जजमेंट होती है वो एक पूरे लीगल रिसर्चर्स की टीम बैठती है हर केस की हियरिंग। जैसे अगर फलाना ए वर्सेस बी का केस अभी चल रहा है, उसमें एक जज बैठ रहे हैं, उनके पीछे 3-4 और लोग बैठते हैं, या उसी कोर्ट में 3-4 और लोग बैठते हैं जो उनके खुद के लीगल रिसर्चर होते हैं। हर एक आर्ग्यूमेंट वो सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर जो हो रहा है वो सुनते हैं, विटनेसेस के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन जो है, या जो भी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ दोनों पार्टी से जो चल रही है वो सुनते हैं, और फिर वो अपने जज जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं उनको वो एडवाइस देते हैं कि ऐसा ऐसा लॉ है, इंडिया में ये लॉ है, हम पुराना सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर पुरान अगर इंडिया में उस चीज से रिलेटेड कोई लॉ नहीं, जैसे यूथनेशिया था, जब शुरू शुरू में अरुणा शानबाग का केस आया था, तो यूथनेशिया पे ऊपर इंडिया में एज सच कोई लॉ नहीं था। तो उस टाइम जो थे जज जस्टिस मार्कंडे काटजू, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया था उस जजमेंट में। उनको कैसे पता चला? क्योंकि उनके लीगल रिसर्चर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ऐसा केस ऑलरेडी आ चुका है और ये ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कॉमन लॉ कंट्री है हमारी तरह, इंडिया की तरह। तो इसीलिए लीगल रिसर्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि लॉयर्स भी इनको हायर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, सीनियर लॉयर्स जो होते हैं उनके पास यूजुअली इतना टाइम नहीं होता है। लीगल एनालिस्ट जो है वो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं मोस्टली, और लीगल रिसर्चर जो है वो बहुत ही नुआंस्ड और बहुत ही बारीकी से देखते हैं किसी भी केस को, और उसके हिसाब से फिर वो हेल्प करते हैं अपने लॉयर को कि, या एनालिस्ट को असिस्ट करते हैं कि ये केस है, इस हिसाब से आप ड्राफ्टिंग कीजिए। दिस इज अनदर एवेन्यू। लास्टली मैंने पॉलिटिक्स भी इसलिए कवर किया है बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जस्ट हमारा रिपब्लिक डे 75वां रिपब्लिक डे हमने मनाया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उसमें लगभग 250 मेंबर्स थे, और उस 250 मेंबर्स में से लगभग 98% मेंबर्स जो थे वो लॉयर्स थे। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो अपने आप में सबसे बढ़िया प्रूफ है कि लॉयर्स जो हैं वो एक तरह से बहुत बढ़िया पॉलिटिशियंस माने जाते हैं। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, आज भी आप देखेंगे हमारे पार्लियामेंट में काफ़ी सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके पास LLB की डिग्री है, जैसे माननीय कपिल सिब्बल हो गए, या सुश्री सुषमा स्वराज जो थी वो भी लॉयर थी, या अरुण जेटली साहब, वो सब लोग लॉयर्स थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, सब ये लोग सब लॉयर्स रह चुके हैं। तो लॉयर्स का इसलिए भी पॉलिटिक्स में उनको बहुत मान्य दिया जाता है क्योंकि उन्हें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के डोमेन के बारे में काफी बढ़िया ज्ञान होता है। जैसे आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है, केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब इन तीनों डोमेन में आप देखेंगे। उसके अलावा आप बाकी कंट्रीज का भी स्टडी करेंगे। जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़िएगा, अलग अलग लॉज पढ़िएगा, तो अलग अलग जो ये तीनों गवर्नमेंट के डोमेन है, इन तीनों के बारे में, इन तीनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल पे है वो भी आप देखिएगा। तो इसीलिए पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन, बट ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दैट नॉट एवरीवन वुड वांट टू, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने लगभग 80% केसेस में हमने यही देखा है कि जिनका पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड रहा है वो लॉ करने के बाद पॉलिटिक्स में ही जाते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं देश को। सो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जो आप LLB के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनिए, पब्लिक सर्वेंट बनिए, या प्राइवेट साइड में जाइए। रेम्यूनरेशन यानी जो आपका सैलरी पैकेज भी होगा
वो आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पैसे के साथ-साथ और भी अपॉर्च्युनिटीज़ और भी बेनिफिट मिलती है। तो ये डिफरेंट करियर एवेन्यूज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपके लिए ईज़ी भी पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर नाउ। अगर किसी को कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिए। Very good, Shipra ji. Very, very good. Very well prepared. Very well presented. Thank you very थैंक much. यू सर। थैंक यू सर। कुरमा स्कूल, thank you for joining. अभी एक स्कूल के कम से कम पता नहीं कुरमा स्कूल कितने बच्चे हैं आपके पास अभी? ये कुरमा संस्कृति स्कूल एक स्कूल है जहां बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं और टीवी पे देखते हैं। खैर, खुशबू, राज, किसी को कोई प्रश्न? कुरमा स्कूल कोई प्रश्न? ठीक है। शिप्रा जी आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। और एक चीज हम जानना चाहते हैं, में हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मन है, उसके लिए बुक रिकमेंड करके बता दें। जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहले तो मेरा पहला रिकमेंडेशन हमेशा होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद ही पढ़िए पहले, जो है। उसके ऊपर अगर आपको बढ़िया किताब शुरू करना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो जे.एन. पांडे जो ऑथर हैं, डॉक्टर जे.एन. पांडे, उनकी किताब आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो आप वो किताब भी आप यूज कर सकते हैं समझने के लिए। उनका लैंग्वेज बहुत ही आसान है, समझने में भी इजी होगा, और वो उसके लिए आपको लॉ का स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। फिर एक और किताब है जो यूपीएससी में भी बहुत रेकमेंड की जाती है, वो होती है लक्ष्मीकांत जी की। वो भी किताब काफी अच्छी है क्योंकि वो भी एक जनरल आइडिया के लिए है कि सिर्फ लॉ के लोग ही नहीं, बल्कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहता है, इस देश का कोई भी इंसान, वो पढ़ सकता है। तो एम लक्ष्मीकांत या जे.एन. पांडे, दोनों में से कोई भी किताब आप सर यूज कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन समझने में आपको ईजी होगा उससे। आप ये शिप्रा जी, आप ये दोनों ना मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं सुरेंद्र जी को और धर्मेंद्र जी दोनों को दे दूंगा, या यहाँ जितने बच्चे हैं सबको दे दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, वो सबको जरूरत पड़ेगी। एक दो स्टूडेंट यहाँ हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं और शुरुआती ही हैं, और रूरल एरिया के हैं, तो कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। जैसे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, शिप्रा, बाय द वे, इट्स अ ग्रेट प्रेजेंटेशन. You have worked very hard to put it in the right way, and what I'm happy about is the level of students, equity and IQ we have and background we have. This is very, very applicable, very well applicable. I mean, you went through the various opportunity that a law student has, and very few people know कि लोअर कोर्ट में वकालत करने के अलावा और भी ज़्यादा कितने अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको समझ में नहीं आता, खासकर रूरल स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए बहुत जरूरी रहा था ये, तो इट्स वेरी गुड. बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो समझते नहीं कि कॉमन लॉ कंट्री का क्या मतलब है. आपने बोला ऑस्ट्रेलिया भी कॉमन लॉ कंट्री है, इंडिया भी है, सो उसका मतलब क्या है और कैसे दोनों कंट्रीज कॉमन लॉ है? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, मेरी समझ में नहीं आती. जी सर. सो कॉमन लॉ कंट्री या कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमनवेल्थ नेशंस जो बोलते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, ये वो कंट्रीज हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और क्योंकि हमारा जो कॉलोनाइजर है वो सेम है, तो उन्होंने जो लॉज, जैसे इंडिया में जो लॉ वो लेके आए, वही सेम लॉ वो ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए, क्योंकि उनकी एक ही क्वीन है और उसी क्वीन के थ्रू वो अपना जो भी लॉ चलाते थे या जो भी मतलब सैंक्शन होता था लॉ, जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करते हैं, वैसे उस टाइम पे क्वीन थी या किंग थे अलग अलग टाइम पे. तो कॉमन लॉ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं सर जो एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी. दैट ऑल्सो इंक्लूड्स यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारे केस में हम हो गए, हमारे पड़ोसी देश सारे हो गए, तो हम लोग कॉमन लॉ कंट्रीज होते हैं सर। That's great. Thank you. You're welcome, sir. शिप्रा जी, अभी कुरमा स्कूल निकल गया, वहाँ 30 बच्चे आपके लेक्चर सुन रहे थे। कुरमा स्कूल में 30 That's थे, very good. तो अभी तो जी। होगी